फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने सनम बिन फेरे हम तेरे की स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे आपको हर आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। गीता बुआ को गए 4-5 दिन हो गए थे। 2 दिन बाद धीर की फेयरवेल पार्टी थी। रजनीश और धीर मार्केट गए हुए थे और नन्ही तीनों बेटियों को पढ़ा रही थी। सुधा जी, आशा जी और दीनानाथ जी ताश खेल रहे थे। रजनीश के साथ धीर जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में 2 सूट थे। फेयरवेल पार्टी का ड्रेस कोड फॉर्मल वियर था। रजनीश ने धीर को बोला, एक काम कर बेटा, बारी बारी से दोनों सूट पहन कर दिखा दे। जो ज़्यादा अच्छा लगे वो बुआ की 25वीं एनिवर्सरी के लिए रख लेना और दूसरा फेयरवेल में पहन लेना। दी ने पूरे उत्साह से दोनों सूट उठाए और अपने कमरे में भाग गया। तब तक रजनीश ने बाकी की शॉपिंग खोलनी शुरू कर दी। माँ, ये देखो, आपके और मम्मी के लिए मुझे ये खादी सिल्क की साड़ी पसंद आ गई और पापा के लिए ये लिनन का कुर्ता सेट। बताइए तो ज़रा कैसा लग रहा है। आशा जी और दीनानाथ जी एक दूसरे का मुँह देखने लगे। ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं रजनीश जी। हमें आपके लिए कपड़े लाने चाहिए, ना कि आप हमारे लिए कपड़े खरीदेंगे। हम दोनों ये कपड़े नहीं ले सकते। रजनीश जी, हमें माफ़ कीजिए। दीनानाथ जी ने रजनीश के आगे हाथ जोड़ दिए। पापा, आप ये पहनकर कल मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चल रहे हैं और ये फाइनल है। एक बात और, मैं ये बात आप पर रौब झाड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपका बेटा होने के हक से कह रहा हूँ। जब माँ नन्ही को बेटी का प्यार दे रही हैं तो आप दोनों ने मुझे बेटे के प्यार से वंचित क्यों रखा है, बताइए। रजनीश दीनानाथ जी की व्हील चेयर के आगे बैठ गया और अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। दीनानाथ जी भी बहुत प्यार से रजनीश का सिर सहलाने लगे। रजनीश ने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि आज उसे अपने सिर पर पिता का हाथ महसूस हो रहा था। वो हाथ जो 17-18 साल की उम्र में उसके सिर से हट गया था। तब से वही तो इस घर को और घर के लोगों को छाया देता आया है। आज उसे अपने सिर पर छाया महसूस हुई तो बंद आंखों से मोती झरने लगे। नन्ही एकटक उन दोनों के इस खूबसूरत पल को देख रही थी। रजनीश उसके पापा को इतना सम्मान और प्यार देंगे उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। विशेष के महल में तो आप यहीं बैठ जाएं मास्टर साहब, कुंवर साहब थोड़ी देर में आते होंगे। दीनानाथ जी जब पहली बार बेटी की ससुराल में मिलने गए तो चौकीदार ने उन्हें अपने पास वाले सोफे पर ही बिठा लिया था। वो वहाँ पहले भी बैठ चुके थे। यूनिवर्सिटी के काम से जब न तब वो महल आते रहते थे, पर तब बात और थी। तब तो मात्र एक मुलाजिम थे, पर अब वो कुंवर साहब के ससुर होने के नाते महल में आए थे। कितना सज धज कर और ढेरों मिठाई और फल खरीदते हुए वो पूरे उत्साह में झूमते हुए महल पहुंचे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज तो रानी साहिबा उन्हें महल के खास दीवान घर में बिठाकर शाही नाश्ता परोसेंगी। हालांकि बेटी के ससुराल का वो पानी भी नहीं पीते, पर थोड़ी आवभगत देखकर मन ही मन खुश हो जाते। रानी साहिबा ने भीतर बुलाया है। आधे घंटे बाद चौकीदार ने खबर दी। वो सामान उठाकर अंदर बढ़ गए। कोई नौकर तक उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। 2 चक्कर में सारा सामान अंदर तक पहुंचाकर वो अपनी पगड़ी ठीक कर ही रहे थे कि रानी साहिबा बाहर बैठक में उपस्थित हो गई। कैसे चले आए मास्टर साहब? रानी के स्वर में तल्खी थी। बिना बुलाए किसी भी ऐरे गैरे को महल में चले आना उन्हें पसंद नहीं आया था। वो नन्ही बिटिया से मिलने का मन हुआ तो दीनानाथ जी ने बोलने का प्रयास किया, पर रानी साहिबा की जलती निगाहों ने उनकी बाकी बात को मुंह में ही दबा दिया। आपको पता नहीं है कि महल के कुछ कायदे होते हैं। नन्ही पेट से है और महल में गर्भवती स्त्री को पराये मर्द के सामने आने की मनाही है। रानी साहिबा ने मास्टर को घूरते हुए कहा था। पराया मर्द? मैं बाप हूँ उसका। मास्टर जी ने कुछ कहना चाहा था, मगर रानी साहिबा के आगे मुंह ही नहीं खुला और बेचारे अपना सब मुंह लेकर रह गए थे। झरोके की आड़ में बैठी नन्ही अपने पापा के साथ इतनी बदसलूकी देखकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कल रात विशेष ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी और वो इस समय अपने पापा के सामने आने की स्थिति में नहीं थी। अपने लाचार पिता को सिर झुकाकर वापस जाते देख उसके कलेजे में जो हुक उस दिन उठी थी, आज जैसे उसी हुक को शांति मिल गई। रजनी सब उठकर बाकी सामान खोलने लगा। नन्ही के लिए वो एक शॉल लेकर आया था जो उसने हवा में लहराते हुए सबके सामने नन्ही को उड़ा दी तो पाखी और सारा दोनों ताली बजाने लगे और बाकी सब उन दोनों की शरारत पर हंसने लगे। नन्ही एकदम शर्मा गई।
धीर जैसे ही पहला सूट पहनकर कमरे से बाहर आया, रजनीश को शॉल लहराते हुए देखकर वहीं ठिठक गया। आगे का दृश्य भी उसे ज़्यादा लुभावना नहीं लगा और वो पैर पटकते हुए वापस कमरे में घुस गया। आज मेरा दिन था, मुझे सूट सेलेक्ट करवाने वाले थे पापा, पर पापा को आजकल मैम के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। बस मैम के आगे पीछे घूमने में ही खुशी मिलती है ना अब पापा को। मेरी खुशी, मेरी ज़रूरतें, कुछ मायने बचे हैं पापा के लिए इन सब के। धीर के दिमाग में रजनीश के लिए गलतफहमी बनने लगी। इधर रजनीश ने 2 क्रॉप टॉप निकाले जो पाखी सारा के लिए थे, और फिर एक जंपसूट निकाला जो तानी के लिए था। तानी अपना जंपसूट लेकर सीधा धीर के पास भाग गई। बम्बू भैया! धीर अभी भी सूट पहने ही बैठा था, मगर उसने मुंह फुला रखा था। बम्बू भैया देखो, पापा मेरे लिए जंपसूट लाए हैं, बहुत क्यूट है। धीर तानी को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। वाओ, सच में प्यारा है, धीर ने धीरे से कहा। अच्छा बताओ, इसे जंपसूट क्यों कहते हैं? तानी ने धीर को थोड़ी पकड़कर उसकी आंखों में झांककर पूछा। धीर से कोई जवाब ना बना तो आप हार गए ना, क्योंकि इसे पहनते ही मैं जंप करने लगूंगी। हा हा हा। तानी ने जितनी शराफत से ये बात कही, उसके पीछे की शरारत समझने धीर को 1 सेकंड लग गया। यू नॉटी टिंगू! धीर तानी को पकड़ने उसके पीछे भागा और तानी कमरे से निकलकर रजनीश के पीछे छुप गई। आ गया बेटा सूट पहनकर, इधर दिखा। रजनीश पूरी तल्लीनता से धीर की फिटिंग चेक करने लगा। अपने से निकलती हाइट के बेटे को सूट में देखकर एक बाप का सीना कैसे गर्व से फूल जाता है, यह एहसास एक पिता ही जानता है। पहले से सेट कंधे रजनीश ने थोड़े और सेट किए। आस्तीन की लंबाई ठीक की थी। पीछे घूमकर सब तरफ से फिटिंग चेक कर रहा था रजनीश। फिर एकदम से बोला, भाई सब लोग वोट करो, ये धीर का पहला सूट है और इसके बाद बेटा दूसरा पहन कर आ जाए। फिर आप सबको बताना है कि कौन सा फेयरवेल के लिए परफेक्ट रहेगा। पापा आप तो बेकार ही इतनी मेहनत कर रहे हो। बम्बू भैया तो अपना सूट गीता दीदी से पहले ही सेलेक्ट करवा चुके हैं। तानी के खुलासे से सबकी हंसी छूट गई और धीर बेचारा बगले झांकने लगा। जहाँ सबका हंसना उसे नॉर्मल लगा था, वहीं नन्ही पर नज़र पड़ते ही उसे गुस्सा आने लगा। दैट्स नॉट सो फनी। तेज़ आवाज़ में नन्ही की ओर देखते हुए धीर ने जब ये बात कही तो नन्ही एकाएक सहम गई थी। धीर पैर पटकता हुआ वापस कमरे में घुस गया और नन्ही अपने आंसू रोकते हुए किचन में। रजनीश धीर की मनसा समझ गया। वो धीर के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। अंदर पहुंचकर धीर ने दूसरा सूट ज़मीन पर पटक दिया, जो पीछे पीछे अंदर आते रजनीश के पैरों में उलझ गया। धीर पापा को वहां देखकर सकपका गया। वो हाथ से छूट गया। पापा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें ये वाला पसंद नहीं है तो हम कल चेंज कर लाएंगे, ठीक? रजनीश ने बात बदलते हुए सूट ज़मीन से उठा लिया। वो चाहकर भी धीर से नन्ही के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर धीर के साथ वक्त बिताकर रजनीश अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसे कुछ याद आया। आशा जी के कमरे में नॉक करते हुए उसने आवाज़ लगाई। सो गए क्या आप लोग? नहीं बेटा, मैं जगी हूँ, पापा सो चुके हैं। आप बताइए, कोई काम था क्या? आशा जी दरवाज़ा खोलते हुए बोली। नहीं, बस कंफर्म कर रहा था कि कल मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट से पापा का अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो आप सुबह ही मेरे वाले कुर्ते पजामे पहनने को दे देना पापा को। आशा जी रजनीश की बाल सुलभ बातों पर हंसने लगी। ठीक है बेटा, मैं दे दूँगी तुम्हारे पापा को नए कपड़े, पर इन बाप बेटी को दवाइयाँ दिलाने का क्या फ़ायदा? दवाएं तो घर आने के बाद खुली तक नहीं है। आशा जी ने अप्रत्यक्ष रूप से नन्ही की शिकायत कर दी। रजनीश उनका इशारा समझते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नन्ही कपड़े बदलकर आ चुकी थी और चादर झाड़कर दोबारा बिछा रही थी। नन्ही, वो डरमा वाली दवाइयाँ जरा लेकर आना। मुझे एक दवा का नाम याद नहीं आ रहा है। रजनीश के मुँह से दवाओं का जिक्र सुनकर नन्ही सकपका गई। वो पैकेट शायद नीचे रह गया, मैं आपको कल। उसने टालने की कोशिश की। मुझे बता दो किधर रखा होगा, मैं खुद देख लूँगा, रजनीश ने ढीठपन से बोला। मरती क्या न करती। नन्ही ड्रेसिंग रूम से दवाएं उठा लाई। अरे ये तो रूम में ही मिल गया। रजनीश दवाएं बाहर निकाल कर रखने लगा। खाने वाली दवाएं नन्ही लगातार खा रही थी, पर लगाने वाली दवाओं की सील तक बंद पड़ी थी। रजनीश नन्ही को घूरते हुए, वैसे आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, दवा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है ना शायद। इनके दर्शन मात्र से ही आपको आराम मिलने लगेगा, है ना नन्ही? नन्ही की आंखों में आंसू आ गए। वो दवाएं खुद से लगाना संभव नहीं था। रजनीश उठकर नन्ही के पीछे बैठ गया और एकदम गंभीर स्वर में बोला, अपने कुर्ते की डोरी ढीली करो नन्ही, मैं दवाएं लगा देता हूँ। नन्ही किसी बुत की तरह चादर मुट्ठियों में भींचे बैठी रही। वो समझ नहीं पाई थी कि उससे सुनने में गलती हो गई है या रजनीश सच में ऐसा कुछ कह रहा है।
रजनीश ने 2 मिनट तक नन्ही की प्रतिक्रिया का इंतज़ार किया। फिर गहरी सांस छोड़कर उसने नन्ही के दोनों कंधों पर हाथ रख दिया। देखो नन्ही, मैं तुम्हारी रजामंदी के बिना कभी भी अपनी सीमा पार नहीं करूँगा। ट्रस्ट मी फॉर दिस। पर इस ट्रीटमेंट का रिजल्ट तभी मिलेगा जब तुम सारी दवाएं प्रॉपर लगाओगी और खाओगी भी। नन्ही ने बहुत संकोच के साथ कुर्ता ढीला कर दिया। रजनीश ने एकदम सधे हाथ से उसके हर निशान पर दवा लगा दी। बेल्ट के बक्कल से बने गहरे गड्ढे में दवा भरते हुए जब वो धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा तो नन्ही के आंसू अपने आप टपकने शुरू हो गए। कितना पवित्र है रजनीश का मन। उनके छूने से एक बार भी मुझे ना तो नफरत होती है और ना ही घिन आती है। सच में हम स्त्रियाँ गुड टच और बैड टच को समझते हैं। हमारी छठी इंद्री में हमें फ़ौरन सामने वाले का मंतव्य जाहिर कर देती है। आप बहुत अच्छे हैं रजनीश। संगीता जी बहुत नसीब वाली थी जिन्हें आपका प्यार मिला। रजनीश दवा लगाकर उठा और हौले से नन्ही का सिर चूम लिया। यू विल बी फाइन वेरी सून नन्ही, डोंट क्राई। नन्ही ने हाँ में गर्दन हिलाई और करवट बदलकर लेट गई। रजनीश पलंग पर अपनी साइड में लेट गया। जल्द ही रजनीश के मध्यम खर्राटे उसका गहरा सो जाने का संकेत दे रहे थे और नन्ही की आंखों से नींद 100 कोस गायब हो चुकी थी। अगले दिन रजनीश लंच ब्रेक में आया और दीनानाथ जी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया। उन्हें गोदी में उठाकर जब रजनीश ने अपनी बगल वाली सीट पर बिठाया तो उनकी आंखें बरसनी शुरू हो गई। ओह सॉरी पापा, आपके कहीं लग गई क्या? वो उनका सिर और पीठ चेक करने लगा। नहीं बेटा, अपने कर्मफल के बारे में सोचकर रोना आ गया मुझे। नन्ही की विशेष से शादी मेरे बुरे कर्मों का फल था शायद, पर अब तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में आना उसके अच्छे कर्मों का फल है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? हर पिता अपनी बेटी का भला ही चाहता है, बस कभी कभी वो उस इंसान को समय रहते परख नहीं पाता है। रजनीश ने उन्हें पानी पिलाकर चुप कराया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। नहीं बेटा, जब घर की दोनों स्त्रियां किसी निर्णय का एक स्वर में विरोध करें तो उनकी बात मान लेने में ही भलाई होती है। बस इतनी सी बात मैं नहीं समझ पाया और आशा और नन्ही दोनों की मर्जी के विरुद्ध जाकर मैंने उस शाही नरक में अपनी बेटी ब्याह दी। दीनानाथ जी ने रुमाल से चश्मा साफ करते हुए बताया। पापा, अगर आप ठीक समझें तो मैं नन्ही के अतीत के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस उसकी सहायता करना चाहता हूँ उन यादों से निकलने में। रजनीश ने सफाई पेश की। मैं तुम्हारा पस समझ गया बेटा। किसी दिन फुर्सत में बैठकर तुम्हें सारा उसका सच बताता हूँ, पर नन्ही से इसका जिक्र मत करना। दीनानाथ जी ने उससे वायदा कर लिया। डॉक्टर्स ने दीनानाथ जी का पूरा चेकअप किया और फिर कुछ ज़रूरी टेस्ट भी करवाए। एक सर्जरी के बाद उनके वापस खड़े होने और चलने फिरने की संभावना जानकर रजनीश बहुत खुश हुआ। वो हॉस्पिटल से निकल रहे थे कि धीर का फ़ोन आ गया। पापा, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है, तो आप मुझे कोचिंग से पिक कर सकते हो? बिल्कुल बेटा, मुझे लोकेशन भेजो, मैं गाड़ी लेकर पहुंचता हूं। रजनीश ने दी हुई लोकेशन की तरफ गाड़ी घुमा दी। सारे बच्चे जा चुके थे, बस धीर एक तरफ खड़ा पापा के आने का इंतज़ार कर रहा था कि अशफाक सर अपने घर का गेट बंद करके बाहर आए। अरे धीर, तुम घर नहीं गए अभी तक? वो आसपास नज़रें घुमाकर देखने लगे। धीर के अलावा सब जा चुके थे। सर, स्कूटी ख़राब हो गई है तो पापा रिसीव करने आ रहे हैं, धीर ने बताया तो अशफाक भी वहीं खड़े रहकर उसके पापा का इंतज़ार करने लगा। नन्ही के पति को देखकर ही अंदर जाऊंगा अब। सलमा की कसम के खातिर उसके घर तो नहीं जा सका मैं, पर आज उसके पति को देखकर ही अपने मन की तसल्ली कर लूँगा मैं। फ्रेंड्स, क्या होगा अशफाक और नन्ही का सच? क्या उससे जानकर कुछ रजनीश के और नन्ही के रिश्ते पर फ़र्क पड़ेगा? धीर क्या कदम उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारे आगे के एपिसोड में। कहानी अगर आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।